तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इससे पहले भी हम करंट डिवाइडर फार्मूला और वोल्टेज डिवाइडर फार्मूला के ऊपर वीडियो बना चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ के ऊपर फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। देखो, ये वाली वीडियो बिल्कुल ही डिटेल्ड होने वाली है। तो इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बेसिक से बताऊंगा कि इसके प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करना है। बस आप मेरे साथ में पेन एंड कॉपी लेकर स्टार्ट करिए ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आए। तो हमारे पास में ये जो क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या बोला जा रहा है। इसमें हमसे बोला जा रहा है कि फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस बाय द नेटवर्क सोन गिवन बिलो बाय मैश एनालिसिस। मैश एनालिसिस का मतलब होता है कि हमें लूप एनालिसिस को सॉल्व करना है। और लूप एनालिसिस यानी कि क्या, जो कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो हमारे सर्किट में देखिए 3 जो कि है वोल्टेज सोर्स है और 1 2 3 4 और यहाँ पे 5, टोटल 5 रेजिस्टेंस हैं। तो इस तरीके से ये हमारा सर्किट है। तो इसमें हमें जो 5 ओम का रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे लगा हुआ है नीचे की साइड। तो यहाँ से हमें कितना करंट फ्लो होगा उसको हमें कैलकुलेट करना है। बिल्कुल मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ बताऊंगा। बस आप वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहें और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप नोट भी साथ में करते चलें। तो सबसे पहले हमारा ये जो एक फर्स्ट लूप है, देखो लूप का क्या मतलब है कि ये जो पूरा एक डब्बा है जो पूरा बंद है उसको हम एक लूप कहेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास में टोटल कितने 3 पार्ट्स में ये पूरा सर्किट डिवाइड हो जाएगा, यानी कि हमारे पास में 3 लूप हैं। फर्स्ट वाला लूप ये है और मैं मान के ये चलता हूँ कि इस लूप में जो करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी मान सकते हैं और क्लॉकवाइज में भी मान सकते हैं। तो मैं दूसरे सर्किट में भी यही मानूंगा। जो मैंने पहले सर्किट में माना है वही मैं दूसरे सर्किट में मान लूँगा कि I2 जो करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रही है सेकंड नंबर सर्किट में, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही I3 धारा तीसरे वाले जो लूप में है वो फ्लो कर रही है। अब देखो इसके पीछे का लॉजिक क्या है। इसके पीछे का कोई लॉजिक नहीं है। चाहे तो आप एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, उससे कैलकुलेशन पर थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। ये होता है आंसर आपका सेम ही आएगा। लेकिन अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज लिया, दूसरे लूप में मान लीजिए आपने क्लॉकवाइज लिया और तीसरे में आपने फिर से एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, तो इससे जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है। बाकी आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो है यहाँ से पूरा क्लोज एक लूप है, यहाँ से ये जो 5 रेजिस्टेंस है ना, और यहाँ से जब हमारे पास में I1 करंट फ्लो हो रहा है ना, लेकिन यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये वाली जो ब्रांच होगी जिसमें ये 10 वोल्ट का और ये 5 ओम का जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये वाली ब्रांच कॉमन है, यानी कि इसमें से I1 भी फ्लो होगा और I2 भी फ्लो होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे ऊपर की साइड में भी आप देख सकते हैं कि जो 4 ओम का रेजिस्टेंस है ना, ये यहाँ पे जो कि है ब्रांच कॉमन है, उसमें से I3 फ्लो होगा और I1। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ये जो हमारा फर्स्ट लूप है जिसमें से I1 जो करंट है वो फ्लो कर रही है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखूँगा, अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ, क्योंकि हमें सॉल्व किससे करना है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ से। तो मैं लिखूँगा अप्लाई KVL यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन फर्स्ट लूप। तो हमारे पास में फर्स्ट लूप में देखो ये 10 वोल्ट की बैटरी और एक 8 वोल्ट की बैटरी, 2 बैटरी है और 1 2 और 3 यहाँ पे जो कि है वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे भी है एक। तो ये दूसरी बैटरी, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और इसके बाद में यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी और ये 5। तो यानी कि हमारे पास में 5 चीज़ें हैं। तो हमारे पास में जो टर्म्स बनेंगी वो भी 5 बनेंगी। तो सबसे पहले स्टेप में आपको देखो बिल्कुल ध्यान से सुनते जाइए। आपको जो काम करना है वो यहाँ पे देखना है कि हमारी जो 10 वोल्ट की बैटरी है यहाँ पे करंट किस तरीके से एंटर कर रहा है। इस तरीके से कर रहा है ना भैया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आपको जो वैल्यू लेनी है वो आपको माइनस में लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो करंट की वैल्यू है वो भैया माइनस से एंटर कर रहा है ना। करंट जहाँ से एंटर कर रहा है आपको वोल्टेज सोर्स की वैल्यू को उसी में रखना है। पॉजिटिव से कर रहा है तो पॉजिटिव में, नेगेटिव से कर रहा है तो नेगेटिव में। अब जैसे यहाँ से जाएगा जब करंट, तो 8 वोल्ट की बैटरी में तो कहाँ से करेगा, इसमें भैया पॉजिटिव से करेगा। तो इसमें आपको पॉजिटिव से लेना पड़ेगा। सिर्फ वोल्टेज सोर्स के लिए ये कंडीशन पॉजिटिव और माइनस की जो कि है लागू होती है। बाकी रेजिस्टेंस की वैल्यू को आपको हमेशा ही पॉजिटिव में रखना है, रेजिस्टेंस हो या इम्पीडेंस हो कुछ भी। तो यहाँ से मैं -10 ले लूँगा और उसके बाद में +8 ले लूँगा, क्योंकि प्लस से एंटर कर रहा है। इसके बाद में आता है हमारे पास में रेजिस्टेंस, ये 4 ओम का। तो इस 4 ओम के लिए आपको इसको हमेशा ही प्लस में रखना है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस, इम्पीडेंस वगैरह को तो आपको प्लस में ही रखना है। इसके बाद में ये जो है ये कॉमन ब्रांच है। तो इसमें से क्या होगा, इस 4 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू एक तो I1 फ्लो करेगा इस साइड से, तो मैं इसको लिखूँगा I1, और इसमें से हमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा I3 को, क्योंकि ये कॉमन ब्रांच है I3 के साथ में भी।
और ध्यान दीजिए, आपको हमेशा मान के चलना है कि हम जिस लूप के लिए सॉल्व कर रहे हैं उसी का करंट बड़ा है, यानी कि I1 बड़ा है I3 से। हम जिस लूप के लिए सॉल्व करेंगे उसी का करंट जो कि है बड़ा मानेंगे और उसी में से सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे जो कि I1 में से I3 को सब्सट्रैक्ट करा, ये आपको बहुत ध्यान देना है, ठीक है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास में 10 वोल्ट की बैटरी आ जाएगी और इसमें देखिए ऊपर से करंट एंटर करेगा ना, क्योंकि क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसकी वैल्यू हमें क्या लेनी पड़ेगी, हमें प्लस में लेनी पड़ेगी, क्योंकि करंट इसमें प्लस से एंटर कर रहा है। सिर्फ ये कंडीशन मैंने क्या कहा, वोल्टेज सोर्स के लिए है, रेजिस्टेंस वगैरह के लिए नहीं है। रेजिस्टेंस वगैरह की आपको हमेशा वैल्यू प्लस में रखनी है, केवल वोल्टेज सोर्स के लिए आपको ये देख के चलना है कि करंट कहाँ से फ्लो कर रहा है, जहाँ से एंटर कर रहा है, जहाँ से एंटर कर रहा है आप उसी तरीके से लेंगे। नेगेटिव में कर रहा है तो नेगेटिव के साथ लेंगे और पॉजिटिव से कर रहा है तो पॉजिटिव के साथ। तो यहाँ पे पॉजिटिव के साथ कर रहा था तो लिख दिया +10। उसके बाद में 5 ओम का रेजिस्टेंस है। अब ये जो कि कॉमन ब्रांच है इसमें से I2 भी फ्लो होगा इस साइड से, है ना, तो इस तरफ से I2 एंटर करेगा और यहाँ से I1। तो आपको I1 में से I2 को सब्सट्रैक्ट करना है। मैंने आपको क्या बताया, ध्यान से सुनिए। मैंने आपको बताया कि जिस लूप के लिए आप सॉल्व कर रहे हैं ना उसमें से आपको सब्सट्रैक्ट करना है, उसी वैल्यू को आपको बड़ा मानना है। तो I2 में जो I1 में से I2 को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमारी जो कि है ये पहली इक्वेशन जो कि है तैयार हो जाती है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करिए। तो यहाँ से 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में क्या करेंगे, इस 8 को हम एज इट इज़ रखेंगे, इस 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 4I1 माइनस यहाँ से आ जाएगा 4I3 और ये आ जाएगा प्लस 5I1। इस 5 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5I1 माइनस 5I2 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ से अब हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आपके पास में देखिए यहाँ पे ये 8 है और इसके बाद हमारे पास में क्या है, यहाँ पे 5I1 और 4I1। तो ये दोनों टर्म्स जो कि हैं ऐड हो जाएंगी। तो जैसे ये ऐड होंगी तो हमारे पास में क्या बचेगा, 9, मतलब क्या हो जाएगा 9I1 और माइनस यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास में 5I2 और ये बच जाएगा यहाँ से -4I3, क्योंकि इनका किसी के साथ भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन नहीं हो रहा है। और इस 8 को हम इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा -1। और इस तरीके से हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो कि है फर्स्ट साइमल्टेनियस इक्वेशन तैयार हो जाती है। तो इसको आप यहाँ तक नोट कर लीजिए और बढ़िया तरीके से एक बार अगर अभी आपको समझ में नहीं आया है मैंने जितनी बातों को बोला है तो आप वीडियो को फिर से जो कि रिपीट कर सकते हैं, फिर से देखिए। तो इसके बाद में अब हमें लूप नंबर 2 के लिए सॉल्व करना है। तो ये हमारा लूप नंबर 2 है और इस लूप नंबर 2 में आप ध्यान से देखिए, एक बैटरी सोर्स है और 1 2 3 जो कि हमारे पास में रेजिस्टेंस है, यानी कि हमारे पास में टोटल 4 टर्म्स में इक्वेशन बनेगी। और इसमें देखिए करंट किस तरीके से क्लॉकवाइज अगर घूम रहा है तो सबसे पहले हम अगर वोल्टेज सोर्स में देखें तो वोल्टेज सोर्स में जो करंट है वो कहाँ से एंटर करेगा, वो भैया यहाँ से नेगेटिव से एंटर कर रहा है। और मैंने आपको क्या बताया, वोल्टेज सोर्स के लिए ये कंडीशन है कि जहाँ से भी करंट एंटर कर रहा है आपको जो वैल्यू है वो उसी तरीके से लेनी है। पॉजिटिव से कर रहा है तो पॉजिटिव में लीजिए, नेगेटिव से कर रहा है तो नेगेटिव में लीजिए। तो नेगेटिव से कर रहा है तो मैंने इसको यहाँ पे क्या ले लिया जी, नेगेटिव से, तो -10 आ जाएगा। इसके बाद में हम अगर इस रेजिस्टेंस की बात करें तो ये हमारी जो ब्रांच है, ये जो 4 ओम की ब्रांच है ये कॉमन हो जाएगी किसके साथ, उसमें से एक तो I3 करंट फ्लो करेगा, है ना, इस सही से I3 भी आएगा उस तरफ से और I2 जाएगा इस तरफ से। तो हमें I2 में से I3 को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। पहली बात रेजिस्टेंस को तो प्लस में रखना है और उसके बाद में हमें I2 में से I3 को जो कि सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया हम जिसके लिए सॉल्व कर रहे हैं उसमें से हमें सब्सट्रैक्ट करना है। जैसे अभी हम I1 के लिए सॉल्व कर रहे थे तो ये वाली ब्रांच इसके साथ कॉमन थी तो I1 में से I2 को सब्सट्रैक्ट करा था, वैसे ही यहाँ पे हम I2 के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो हम ये मानेंगे कि I2 की वैल्यू बड़ी है, इसलिए हम I2 में से I3 की वैल्यू को जो कि है सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं नीचे इक्वेशन को जो कि ये लिखते जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर हम 5 ओम के इस रेजिस्टेंस के लिए, ये भी कॉमन ब्रांच है I1 के लिए, तो हमारी जो इक्वेशन अल्टीमेटली बनेगी इसके साथ में वो क्या होगी, I2 - I1 आएगी ना भैया, I2 - I1 आनी चाहिए, ठीक है ना।
तो यहाँ पे देखिए मैं एक तो वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो थोड़ा सा नीचे रिकॉर्ड नहीं हो पाया। अभी मैं आपको इक्वेशन जो कि ये दिखाऊंगा कि किस तरीके से पूरी लिखी जाएगी। अब ये रहा 4 ओम का रेजिस्टेंस, तो इसको लिखेंगे 4 ओम और इसमें से केवल कौन सी करंट फ्लो कर रही है, I2, क्योंकि ये वाली ब्रांच इंडिपेंडेंट है, ये किसी के भी साथ और जुड़ी हुई नहीं है। तो इसमें से केवल I2 फ्लो कर रहा है और इसकी वैल्यू को हमेशा पॉजिटिव में लिखेंगे, है ना। जैसे ये 4 ओम का है तो ये तो I3 के साथ भी इसमें मतलब फ्लो कर रही थी, लेकिन इसमें केवल I2 है, ठीक है ना। तो हमारी जो अल्टीमेटली यहाँ से पूरी की पूरी इक्वेशन बनने वाली है इस वाले लूप को सॉल्व करने के बाद में, वो हमारी कुछ इस तरीके से बनेगी। ये जो 4 ओम का रेजिस्टेंस है इसमें से I3 भी फ्लो करेगी और I2 भी फ्लो करेगी। तो हमें सॉल्व किसके लिए कर रहे हैं, I2 के लिए। तो हम करेंगे क्या, I2 माइनस I3 करना पड़ेगा। जिस लूप के लिए सॉल्व कर रहे हैं उसी में से आपको सब्सट्रैक्ट करना है। तो हमारी ये देखिए इक्वेशन पूरी बन के तैयार है। इसमें आप जो कि ये देख सकते हैं मैंने जो जो बोला है बिल्कुल वही लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब आपको क्या करना है, अब आपको बस इसको सॉल्व कर देना है। तो यहाँ से आ जाएगा 4I2 प्लस 5 का आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 5I2 माइनस 5I1 प्लस यहाँ से आ जाएगा 4I2 और ये आ जाएगा आपका 4I3। तो बस अब आपको इसको कुछ नहीं करना है, इसको अब आप जिस तरीके से कॉमन ले सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं जो कुछ भी यहाँ से हो रहा है। तो यहाँ पे -10 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास में एक तो 4I2 5I2 और जो कि है यहाँ से क्या है, इस 5I2 को मैं छोड़ दूंगा और उसके बाद में हमारे पास में क्या है, प्लस आ जाएगा 13I2, क्योंकि देखिए यहाँ पे है 4I2 और यहाँ पे है 4I2 तो हो जाएगा 8I2 और ये 5I2 टू टोटल 13I2 और माइनस 4I3। अब हम क्या करेंगे, इस 5I2 को एज इट इज़ रखेंगे प्लस मैं यहाँ पे लिखूँगा 13I2 और माइनस 4I3 एज इट इज़ और यहाँ से इस -10 को इस तरफ मैं शिफ्ट कर दूंगा तो हमारे पास में आ जाएगा +10। तो इस तरीके से ये हमारी जो कि सेकंड इक्वेशन बन गई है। हमने बिल्कुल वही काम करा है जो लूप नंबर फर्स्ट के लिए करा था, उसके लिए उसके अलावा और कुछ नहीं करा है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं पर डाउट हो रहा है तो वीडियो को फिर से आप जो कि ये देख सकते हैं, एक बार फिर से बैक कीजिए। तो ये मैंने लूप नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए अलग से अब सर्किट बना दिया है और इसमें ये जो बीच वाली आपको ब्रांच है ना, ये यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी तो मैंने इसको काट दिया। अब हमें लूप नंबर 3 के लिए सॉल्व करना है। तो इसमें ये 8 वोल्ट की बैटरी है, ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस और एक ये रेजिस्टेंस, यानी कि टोटल 3 रेजिस्टेंस है और एक बैटरी सोर्स है और जो करंट की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज ही है। तो अगर क्लॉकवाइज है करंट की डायरेक्शन तो इसमें देखिए, इसमें जो करंट जो कि हमारा एंटर करेगा वो कहाँ से करेगा, इसमें भी हमारा जो करंट है वो भैया करेगा यहाँ पे, 1 मिनट मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, अप्लाई KVL इन लूप नंबर 3। तो यहाँ पे भी जो करंट है वो माइनस से ही एंटर कर रहा है। यहाँ पे 8 वोल्ट की बैटरी में ये इस तरफ से नेगेटिव से एंटर कर रहा है, तो 8 को हमें नेगेटिव में लेना पड़ेगा। कंडीशन हमारी क्या है, हमेशा वोल्टेज सोर्स की वैल्यू, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वोल्टेज सोर्स की वैल्यू जो कि है आपको उसी तरीके से रखना है जहाँ से करंट एंटर कर रहा है। माइनस से एंटर कर रहा तो माइनस में रखेंगे, पॉजिटिव से कर रहा तो पॉजिटिव में, बाकी रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में। तो यहाँ से आ जाएगा +4 ये जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस है और इसमें से केवल I3 फ्लो कर रही है तो उसके साथ में मल्टीप्लाई में आ जाएगा I3। इसके बाद में हम इस 4 ओम के रेजिस्टेंस के लिए देखेंगे तो ये वाली ब्रांच कॉमन है लूप नंबर 2 और लूप नंबर 3 के लिए। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ से जो कि ये एंटर करेगा I2 इस तरफ से क्लॉकवाइज इस तरफ से घूमता हुआ, तो I2 और इस तरफ से आएगा I3। तो मैंने आपको क्या बताया है, आपको I3 में से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा I2 को। जिस लूप के लिए सॉल्व कर रहे हैं आपको मान के चलना है कि वही करंट बड़ा है और उसी में से सब्सट्रैक्ट करना है। तो I3 में से सब्सट्रैक्ट होगा I2 क्योंकि हम I3 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास में ये फिर से आ गया 4 ओम का रेजिस्टेंस, तो इसको लिखेंगे पॉजिटिव में और इस 4 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू देखिए इसमें से I1 भी फ्लो होगा क्योंकि ये कॉमन ब्रांच है, I1 भी फ्लो होगा और इस तरफ से I3 भी। तो सॉल्व कर रहे हैं I3 के लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा I3 माइनस I1 इक्वल्स टू 0। तो ये टोटल हमारे पास में 4 टर्म्स बन चुकी हैं। अब बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आएगा -8 प्लस 4I3 और प्लस आ जाएगा ये 4I3 माइनस 4I2 प्लस 4I3 माइनस 4I1 इक्वल्स टू 0।
तो इस तरीके से ये हमारी पूरी इक्वेशन जो कि है यहाँ पे 4 को अंदर मल्टीप्लाई करने पर तैयार हो जाती है। इसके बाद में आप एज इट इज़ जो कि सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए 4i3 और 4i3, तो टोटल कितना, टोटल 12i3, इन सबको हम ऐड कर देंगे। ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास में बचेगा 4i2 और ये बचेगा 4i1 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, आई थिंक यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से देखिए अब हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं। तो -4i2 को हम पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद में हम लिखेंगे 4i1 और यहाँ पे लिखेंगे 12i3 और इक्वल्स टू जो -8 है उसको हम इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो +8। इस तरीके से हमारी ये तीसरी साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व हो जाती है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो कि है, अब मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इन तीनों इक्वेशन को अब हमें सॉल्व करना है। और तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में क्रैमर्स रूल वगैरह है तो हम उसी का इस्तेमाल करेंगे, या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड है, लेकिन हम क्रैमर्स रूल का यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। तो देखिए क्रैमर्स रूल लगाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको 3 मैट्रिक्स को तैयार करना है। क्या करना है, 3 मैट्रिक्स को तैयार करना है कुछ इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे तीनों मैट्रिक्स को तैयार कर दिया है। अब देखिए ये जो हमारा सबसे पहला मैट्रिक्स है इसमें टोटल 9 एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि हमारे पास में 3 इक्वेशन है और इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स, यानी कि इसमें हम जो हमारी इक्वेशंस हैं उनके हम कोफिशिएंट को लिखेंगे। और दूसरा जो हमारा मैट्रिक्स होता है इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लायर मैट्रिक्स, यानी कि जो कोफिशिएंट के साथ में जो टर्म्स मल्टीप्लाई में है वो। और यहाँ पे हमारा जो लास्ट है वो है कांस्टेंट मैट्रिक्स, यानी कि हम इसमें इक्वेशन के जो इस साइड में है, राइट साइड में वैल्यू, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो सबसे पहले देखिए कोफिशिएंट मैट्रिक्स में हम क्या लिखेंगे। कोफिशिएंट मैट्रिक्स में हमारे पास में जो कि है यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से जो कि है क्या आ जाएंगे, i1, i2 और i3 के मल्टीप्लायर्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, i1, i2 और i3 के मल्टीप्लायर्स। तो जो मल्टीप्लायर्स थे i1, i2 और i3 के, तो वो हमारे यहाँ पे क्या है, वो है भैया 9 है, फिर -5 है और उसके बाद में 4 है, -4 है। तो इसके बाद में सेकंड टर्म में हमारे पास में, मतलब सेकंड इक्वेशन में क्या है, -5 है, 13 है और 4 है। और इसके बाद में यहाँ पे क्या है थर्ड में, तो -4 है और जो कि ये -4 है और ये 12। तो टोटल इस तरीके से आपके 9 एलिमेंट आ जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पे हम लिखेंगे i1, i2 और i3, क्योंकि ये मल्टीप्लायर है ना भैया हमारी इक्वेशन में। तो इस तरीके से i1, i2 और i3 भी आ जाएंगे। कांस्टेंट मैट्रिक्स में राइट वाला पार्ट आ जाएगा। जैसे इक्वेशन नंबर हमारी जो फर्स्ट थी उसमें हमारे राइट साइड में क्या है, -8 है ना। इक्वेशन नंबर 2 में जो हमारे पास में है वो भैया क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म जो कि है -8 फर्स्ट इक्वेशन से, और 10 जो कि है दूसरे में है, और तीसरे में जो कि 8 है। तो इस तरीके से ये हमारे तीनों मैट्रिक्स जो कि है तैयार हो जाते हैं। कोफिशिएंट मैट्रिक्स है पहला, दूसरा मल्टीप्लायर और तीसरा कांस्टेंट। अब हमें जो कि है फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। तो फॉर्मूला जो हमारा i1, यानी कि जो हमारी i1 जो करंट है उसको कैलकुलेट करने के लिए है, डेट इज del1 डिवाइड बाई डेल। और i2 जो करंट है उसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला i2 डिवाइड बाई डेल। ठीक है ना। तो इसको जो कि आप यहाँ से लिख सकते हैं, इन फॉर्मूलों को आप नोट कर लीजिए। तो ये जो डेल है इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, देखिए इस डेल का क्या मतलब होता है। इस डेल को फाइंड आपको करना है कुछ इस तरीके से कि हमारे पास में जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसको आपने क्या करना है, उसको आपने जो कि है डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना है। किस में लिखना है, डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना है, और उसके बाद में आपको सॉल्व कर देना है। तो आपको यहाँ से जो कि डेल्टा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना। तो आपको डेल्टा की वैल्यू मिल जाएगी। अब आप सोचेंगे कि हमने केवल करंट i1 और i2 दो ही फॉर्मूले क्यों लिखे हैं, i3 के लिए फार्मूला क्यों नहीं लिखा। वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमें जो करंट है वो 5 ओम का जो हमारा रेजिस्टेंस है उसमें से कितना फ्लो हो रहा है वो हमें कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन में कहा गया है ना। तो हमें उसको कैलकुलेट करना है, इसलिए i3 की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो 5 ओम का रेजिस्टेंस है वो उसमें से i1 और i2 फ्लो कर रहा है, इसलिए केवल इन्हीं फार्मूलों का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ से आप कुछ नहीं, बस डिटर्मिनेंट को जैसा सॉल्व करते हैं उसको मैं यहाँ पे सॉल्व करते जा रहा हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ से जो कि है जिस तरीके से आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, सबसे पहले जैसे 9 लिया, फिर -5 लिया और फिर 4 लिया, और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 4 एलिमेंट्स में उसी तरीके से।
तो यहाँ से आप इसको अल्टीमेटली सॉल्व करेंगे तो आपके पास में जो डेल की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 5592, ठीक है ना। तो यहाँ से 592 आ रही है डेल की वैल्यू। इसके बाद में अगर हमें डेल 1 को निकालना है तो देखिए डेल 1 को हम कैसे निकालते हैं। डेल 1 के लिए आपको बस क्या करना है, वही काम है, इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स को आपको बदल देना है किसमें, डिटर्मिनेंट फॉर्म में। और ये जो फर्स्ट जो हमारा कॉलम है उसको आपको कांस्टेंट मैट्रिक्स से रिप्लेस कर देना है, यानी कि जहाँ पे आपके फर्स्ट कॉलम में ये वाले एलिमेंट्स से वो बस हट जाएंगे और कांस्टेंट मैट्रिक्स के एलिमेंट आ जाएंगे और बाकी यहाँ पे एज इट इज रहेगा। ये -5, 13, -4, ये -4 और ये -4 और ये 12, तो बाकी सभी एलिमेंट्स एज इट इज रखेंगे। बस डेल 1 के लिए आपको क्या, कॉलम नंबर 1 के एलिमेंट्स को चेंज करना है कांस्टेंट मैट्रिक्स के साथ, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद में अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो -8 सबसे पहले इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 156 - 16 और यहाँ से आ जाएगा +5। दूसरी टर्म को हम माइनस में लेते हैं लेकिन एक माइनस पहले से है तो हो जाएगा प्लस। फिर इसके बाद में आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा 120 + 32 और यहाँ से आप जो कि है और यहाँ पे आ जाएगा ये -4, थर्ड टर्म में -4 और यहाँ पे फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाए 10 और 4 के साथ में तो हो जाएगा -40। और इस तरीके से अगर आप डेल 1 को सॉल्व करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 216। तो आई होप कि आपको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना पहले से आता होगा, ये मैं मान के चलता हूँ। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का भी अगली वीडियो में जो कि है इसी के साथ साथ बढ़िया तरीके से आपको बिल्कुल डिटेल्ड में बता दूंगा, ठीक है ना। तो इसके बाद में देखिए अब डेल 2 को अगर हमें फाइंड करना है तो आपको कॉलम नंबर 1 के एलिमेंट को एज इट इज रखना है। अब हमें कॉलम नंबर 2 के एलिमेंट्स को चेंज कर देना है कांस्टेंट मैट्रिक्स के साथ में, तो वो मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है ना। तो आप क्या समझे कि अगर डेल 1 को फाइंड करना है तो कॉलम नंबर 1 के एलिमेंट्स को चेंज कर दीजिए कांस्टेंट मैट्रिक्स के एलिमेंट्स से, और अगर डेल 2 फाइंड करना है तो सेकंड कॉलम को चेंज कर दीजिए कांस्टेंट मैट्रिक्स से और उसके बाद में मैट्रिक्स को आप सॉल्व कर दीजिए। तो डेल 2 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास में 760 वैल्यू आ रही है। तो यहाँ से अब मैं I1 की वैल्यू को फाइंड करूँगा तो यहाँ पे मैं वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूँगा, डेट इज़ डेल 1 यानी 216 डिवाइड बाई डेल 592, तो मेरे पास में जो वैल्यू आ रही है डेट इज़ 0.364 एम्पियर। इसके बाद में I2, तो I2 के लिए जो कि हमारा था 760 यानी कि डेल 1 की वैल्यू डिवाइड बाई 592, तो यहाँ पे आ रही है हमारी वैल्यू 1283 एम्पियर। अब हमें फाइनल जो करंट चाहिए है वो हमें चाहिए है किसमें से, 5 ओम के रेजिस्टेंस में से, तो I2 - I1 करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे देखिए I2 भी इसमें से फ्लो हो रही है और जो करंट बड़ी है उसी में से अब आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको फाइनल वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से जो कि है 1.83 माइनस में कर दूंगा 0.96 एम्पियर, तो हमारे पास में फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा 0.919 एम्पियर। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा जो कि 5 ओम के रेजिस्टेंस में से आ रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।